हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी बैच के लेक्चर नंबर 2 पे। ये लेक्चर फर्स्ट लेक्चर का एक कंटिन्यूएशन होने वाला है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था कि कैसे कोई भी दो कोड को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, या फिर कोई भी दो एल्गोरिदम को हम लोग कैसे कंपेयर कर सकते हैं। भाई, ये एल्गोरिदम ए ज़्यादा बेटर है कि एल्गोरिदम बी ज़्यादा बेटर है। तो उसको कंपेयर करने के लिए कौन सा बेटर है देखने के लिए हम लोगों ने दो मेथड सीखा। फर्स्ट मेथड क्या था? चेकिंग द एग्जीक्यूशन टाइम। मतलब कि सर, कोड ए रन होने में कितना टाइम लग रहा है वो चेक कर लीजिए, और कोड बी रन होने में कितना टाइम लग रहा है वो चेक कर लीजिए। जो ज्यादा तेज रन होगा दैट कोड इज, या फिर दैट एल्गोरिदम इज बेटर। ये हम लोग सीखे थे। फिर हम लोगों ने देखा कि ये मेथड इज नॉट सो रिलायबल। Why this method is not so reliable? Because this method is completely hardware dependent. माने अगर कोड ए को मैं एक बहुत ही भयंकर पीसी में लेके जाके रन करता हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर है, बहुत ज़्यादा रैम है, तो उसमें तो ये कोड है बहुत तेज़ी के साथ रन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एक स्लो कंप्यूटर पे लाता हूँ तो वहाँ पे स्लो रन हो जाएगा। वहाँ पे क्या होगा? स्लो रन होगा। ये तो हार्डवेयर डिपेंडेंट हो गया ना, कि कहीं पे ज़्यादा तेज़ रन हो रहा है, कहीं पे स्लो रन हो रहा है। तो ये वन नॉट सो रिलायबल कि कहीं पे ज़्यादा रन हो जाएगा तो कहीं पे स्लो रन हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर, तो एक काम कीजिए, एक एकदम पीसी ले लीजिए एकदम अच्छा वाला जिसमें 4 जीबी रैम है सर, एकदम अच्छा वाला प्रोसेसर है, ले लीजिए। फिर जो दो कोड आप कंपेयर करो उनको उन सेम पीसी में रन करिए। तो अब तो और चेंज नहीं हो रहा है सर, कि अब सेम रैम है, सेम सब कुछ है। लेकिन मैंने ये भी आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर हम लोग सेम पीसी में रन करके टाइम कैलकुलेट करके भी अगर कंपेयर करें तो भी टाइम अलग अलग आएगा। जो कि मैंने लास्ट क्लास में आपको एग्जाम्पल दिया था कि एक कोड मेरे पास यहाँ पे है, इस कोड को, ये जो सी का कोड है, इसको मैंने सेम पीसी में 3 बार एग्जीक्यूट किया था। कितनी बार? 3 बार। 3 बार एग्जीक्यूट करने पे मुझे तीनों बार अलग अलग टाइम आया था। क्यों मैंने बताया था? क्योंकि पहली बार मैंने एक्सेल ओपन करके रखा था, दूसरी बार मेरा सारे के सारे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर ऑफ थे, और थर्ड टाइम मैंने फोटोशॉप ओपन करके रखा था। तो 3 बार में 3 अलग अलग टाइम आया। जब एक्सेल ओपन था तो कोड रन होने में ज़्यादा टाइम लगा, जब कुछ नहीं था तो कोड ज़्यादा जल्दी रन हो गया। और जब फोटोशॉप जो कि एक भारी सॉफ्टवेयर है, तो इसमें देखना टाइम सबसे ज़्यादा लगा है तीनों में से, सबसे ज़्यादा लगा। तो आप बोलोगे तो सर एक काम करो, सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स बंद कर दो, बंद करके रन करो, जैसे आपने इस वाले में किया था। लेकिन मैं अगर सारे सॉफ्टवेयर ऑफ करके भी रन करता ना तो भी अलग अलग टाइम आता, क्योंकि बैकग्राउंड में कंप्यूटर के कुछ ना कुछ प्रोसेसेस चलती रहती हैं, कुछ ना कुछ प्रोसेसेस चलती रहती हैं। तो इन शॉर्ट अगर कहें तो ये एग्जीक्यूशन टाइम वाला जो मेथड है इज नॉट एट ऑल रिलायबल। तो इसके ऑल्टरनेटिव में हम लोगों ने और एक मेथड देखा था जिसमें हम लोग नंबर ऑफ ऑपरेशंस काउंट कर रहे थे। तो यहाँ पे एक कोड देखने का एग्जांपल है। हम लोग क्या कर रहे हैं? अच्छा, ये स्यूडो कोड है। बहुत स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर कोडिंग बगैर सिखाए हम लोग डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम चालू कर दिए। यार, अभी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम चालू ही नहीं किया हम लोग। अभी बस हम लोग कोड को कैसे कंपेयर करते हैं वो सीख रहे हैं। ये हो जाएगा, इसके बाद हम लोग लैंग्वेज में फोकस करेंगे। हम लोग सी को रिवीजन करेंगे, सी प्लस प्लस को रिवीजन करेंगे, फिर हम लोग मेन एक्चुअल डीएसए में जाएंगे। अभी डीएसए चालू ही कहाँ की है? अभी तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ठीक है, तो अभी और बहुत सारी चीजें आने वाली है। तो अभी जो आप लोग कोड देख रहे हो ना, दैट दोज आर जस्ट डेमो कोड, सैंपल कोड, जिससे हम लोग ये सीख पाए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कैसे कोड को कंपेयर करते हैं। तो अभी जो जो कोड आ रहा होगा मैं उसको आपको आराम से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, और आप समझ भी जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अभी कोई भयंकर वाला कोड नहीं आने वाला जो देख के आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, वो तो हम लोग लैंग्वेज सीखने के बाद ही वो सब अच्छे अच्छे वाले कोड लेके आएंगे। तो अभी यहाँ पे देखना, ये जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, इंट n इक्वल्स टू 3, मतलब क्या करना चाह रहे हैं कि ये जो n वेरिएबल है इसमें 3 वैल्यू असाइन करना चाह रहे हैं। तो ये इसको हम लोग मार्क करेंगे एक ऑपरेशन। लास्ट क्लास में भी हम लोग देखे थे एक ऑपरेशन मतलब क्या, एक काम कर रहे हैं। कंपाइलर एक काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? n को 3 इनिशियलाइज कर रहे हैं। n को क्या कर रहे हैं? 3 इनिशियल। उसके बाद देखते हैं एक लूप है। लूप का काम प्रोग्रामिंग में क्या होता है मैं बता दूं जिनको नहीं मालूम है। कोई भी चीज को बार बार रिपीट करना हो तो हम लोग लूप यूज करते हैं। जैसे आपको अगर हेलो वर्ल्ड 10 बार प्रिंट करना है तो हम लोग एक लूप यूज कर सकते हैं जो 10 बार रन होगा, जो 10 बार रन होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक लूप यूज कर रहे हैं। देखना मैं बता दूंगा कैसे लूप, अभी मैं बताने वाला हूँ कि कैसे लूप रन होता है, सही से समझना। लूप कैसे रन होगा, यहाँ पे आप देखना इंट i इक्वल्स 1। तो हम लोग i को क्या इनिशियलाइज करें? देखो पहले हम लोगों ने n को इनिशियलाइज किया 3। तो ये था हमारे पास एक ऑपरेशन। कंपाइलर एक काम कर रहा है कि n के अंदर क्या वैल्यू डाल रहा है? 3 डाल रहा है। फिर हम लोग सेकंड काम कर रहे हैं। देखना आप क्या कर रहे हैं, i को इनिशियलाइज क्या कर रहे हैं? 1। i को क्या इनिशियलाइज कर रहे हैं? 1। तो ये हमारा सेकंड ऑपरेशन हुआ, मतलब और एक ऑपरेशन बढ़ा। चलिए जी,
फिर कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर कंट्रोल, पहले तो कंट्रोल यहाँ पे रहता है, मतलब कंपाइलर इस कंट्रोल मतलब होता है कंपाइलर उस लाइन को एग्जीक्यूट कर रहा है। उसके बाद कंपाइलर कंट्रोल कहाँ लेके आएगा, कंपाइलर कंट्रोल लेके आएगा ये फॉर लूप की ये जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है इस पे। फिर कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, फिर कंट्रोल जाएगा ये नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट। कौन सा वाला स्टेटमेंट पे, ये नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट। अब समझना ये नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट में हो क्या रहा है। इस नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट में अपन क्या कर रहे हैं, जो हमारा करंट आई का वैल्यू है जो क्या है 1, जो करंट आई का वैल्यू है हम लोग चेक कर रहे हैं क्या वो लेस देन इक्वल टू जो एन का वैल्यू है। एन का वैल्यू कंपाइलर ने पहले क्या असाइन कर रखा है, 3 कर रखा है। तो क्या 1 लेस देन 3 है, ट्रू। अब लूप कैसे काम करता है समझना, जब जब ये कंडीशन ट्रू होगा, जब जब ये कंडीशन ट्रू होगा, लूप के अंदर में जो ये जो ब्रैकेट के अंदर में जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा या फिर वो रन होगा। तो अभी कंपाइलर का कंट्रोल कहाँ से देखना, अब यहाँ से हम लोग कंपाइलर का कंट्रोल को यहाँ पे लाए, फिर ये वाले को एग्जीक्यूट किए, फिर यहाँ से हम लोग कहाँ पे गए, इस जगह पे गए। इस जगह के बाद कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, इस लाइन पे। इस लाइन पे क्या कर रहे हैं, प्रिंट एफ कर रहे हैं। अब जिनको सी का कोई आइडिया नहीं है, इन शॉर्ट इन सिंपल मैं आपको बता दूं ये प्रिंट एफ क्या करता है। आपका जो टर्मिनल है कंप्यूटर के अंदर, कमांड प्रॉम्प्ट कंसोल जिसको आप लोग बोलते हो, उसके अंदर जो आई का वैल्यू है उसको प्रिंट कर देगा, जो आई का वैल्यू है उसको प्रिंट कर देगा। करंट आई का वैल्यू क्या है आप देखना, करंट आई का वैल्यू अपने पास 1 है, तो टर्मिनल पे क्या प्रिंट हो जाएगा, टर्मिनल में प्रिंट हो जाएगा 1। अगर आप लोग जावा से हो तो दिस प्रिंट एफ स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अगर आप पाइथन से हो तो जो आप प्रिंट लिखते हो वही है ये, ठीक है। अगर आप सी प्लस प्लस से हो तो सी आउट। अगर आप कोई भी लैंग्वेज से नहीं हो तो समझ लो बस ये टर्मिनल में प्रिंट करता है। आगे जब हम लोग लैंग्वेज सीखेंगे इसको इन डिटेल समझेंगे। उसके बाद इसके बाद क्या हो रहा है ध्यान से देखना। अब कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, अब कंट्रोल यहां से निकल के जाएगा आई प्लस प्लस पे। कहाँ पे जाएगा, आई प्लस प्लस। ये आई प्लस प्लस मतलब क्या होता है, ये आई प्लस प्लस को और एक तरीके से लिख सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। इसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी बोलते हैं। ये क्या करता है, जो करेंट आई का वैल्यू हो, आई का वैल्यू है उसको 1 से बढ़ा देता है। उसको क्या करता है, 1 से बढ़ा देता है। तो करंट अपना आई का वैल्यू क्या है देखना, अगेन यहाँ पे लिखा हुआ 1। तो करंट आई का वैल्यू 1 से अगर बढ़ाएगा तो 1 से वो क्या हो जाएगा 2। अब देखना ये लूप का पूरा एक साइकिल कंप्लीट हुआ, ये कंपैरिजन हुआ, ये प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट हुआ, फिर आई प्लस प्लस में गया, यहाँ पे लूप का एक साइकिल कंप्लीट होता है। जैसे ही ये हमारे लूप भाई साहब ने एक साइकिल कंप्लीट किया, टोटल कितने ऑपरेशंस हुए देखना, +1 +1 +1। यानी लूप जब एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट किया इस कोड के केस में तो कितने टोटल हुए देखना, 3 ऑपरेशंस हुए, +1 +1 +1, टोटल 3 ऑपरेशन हुए। अच्छा अब देखना, अब लूप यहां से कहां जाएगा, अब लूप आई प्लस प्लस से कंट्रोल को दोबारा से लेके जाएगा ये कंपैरिजन पे, आई लेस देन इक्वल्स टू एन पे। अब क्या होगा, अब देखना आई का वैल्यू चेंज हो चुका है। आई का करंट वैल्यू क्या है 2, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने इंक्रीमेंट किया था। तो आई का अगर करंट वैल्यू 2 है तो हम लोग क्या चेक करेंगे, क्या 2 लेस देन इक्वल्स टू एन। एन का वैल्यू क्या है हमारे पास, कंपाइलर ने एकदम स्टार्टिंग में असाइन किया था 3। तो हम लोगों का जो 2 है क्या वो लेस देन 3 है, ट्रू है। और मैंने आपको बताया था जब जब ये कंडीशन ट्रू होगा तब तब क्या होगा, हमारे लूप के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो रन होंगी। तो अगेन कंट्रोल यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। कंट्रोल यहाँ से कहाँ जाएगा, प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर चले जाएगा। कंट्रोल कहाँ पे चले जाएगा, प्रिंट एफ के अंदर। अब बोलोगे सर ये इंट आई इक्वल्स टू 1 और नहीं रन होगा, नहीं, ये इंट आई इक्वल्स टू 1 को बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। ये सिर्फ फर्स्ट टाइम रन होगा जब पहली बार लूप चल रहा है। तो जब पहली बार लूप चला था हम लोगों ने तभी इनिशियलाइज किया था, उसके बाद और ये स्टेटमेंट रन नहीं होगा। तो कंपैरिजन कर लिया हम लोगों ने, अब अपन को प्रिंट करना है। तो प्रिंट क्या करना है, जो करंट आई का वैल्यू है, तो करंट आई का वैल्यू यहां से देखना क्या है अपने पास 2 है, तो 2 को प्रिंट किए। करने के बाद अब कंट्रोल ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट से आपको मालूम है कहा जाता है आई प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो आई का वैल्यू करंट वैल्यू 2 है, जो 1 से बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3। अगेन लूप का सेकेंड आइट्रेशन कंप्लीट हुआ। सेकेंड आइट्रेशन में अगेन 1 2 और 3 ऑपरेशन। कितने ऑपरेशन हुए, 1 2 और 3 ऑपरेशन। चलिए जी, अब इसके बाद अपने को क्या करना है, इसके बाद अगेन सेम चीज रिपीट होने वाला है। अगेन हम लोग क्या करेंगे, तो अगेन क्लियर कर लेते हैं। आई प्लस प्लस के बाद कहाँ पे जाते हैं, फिर से कंपैरिजन पे जाते हैं। तो अगेन करंट आई का वैल्यू क्या आप देखना 3। तो क्या 3 लेस देन इक्वल्स टू जो अपना एन था इनिशियली सेट था, एन तो चेंज नहीं हो रहा है, एन जो इनिशियली कंपाइलर ने सेट किया था 3 वही चल रहा है। तो क्या 3 लेस देन इक्वल्स टू 3, ऑफ कोर्स 3 लेस देन इक्वल्स टू 3 है। तो अगेन आपको मालूम है ये ट्रू होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, लूप के अंदर घुस जाते हैं। लूप के अंदर घुसने के बाद देखना आप अगेन प्रिंट कर रहे हैं किसको, आई को। आई का करंट वैल्यू क्या है यहाँ से आप देख सकते हो, आई का करंट वैल्यू है 3, तो 3 को अपन ने प्रिंट कर
दिया। करने के बाद अगेन आपको मालूम है, यू नो द ड्रिल, i प्लस प्लस, तो i का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। अगेन और एक आइट्रेशन कंप्लीट हुआ, तो टोटल फिर से 3 ऑपरेशंस, 1 2 और ये अपना 3 ऑपरेशंस। अगेन i प्लस प्लस के बाद कहाँ पे जाता है आपको मालूम है, अगेन कंपैरिजन पे चले जाते हैं। यहाँ पे i प्लस प्लस हो गया इस स्टेप पे, अब कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे i प्लस प्लस होने के बाद i लेस देन इक्वल टू n पे फिर पे जाएगा। अभी करंट i का वैल्यू क्या दिखना 4, 4 क्या लेस देन इक्वल टू 3 है, नहीं। अब ये कंडीशन क्या हो गया फॉल्स। और मैंने आपको क्या बताया था, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक लूप रन होगा, जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है लूप रन होना बंद हो जाएगा। तो क्योंकि ये फॉल्स हो गया तो यहाँ पे हमारा कोड चलना बंद हो जाएगा, लूप चलना बंद हो जाएगा और हम लोग कोड के एंड में पहुंच चुके हैं। तो अब देखते हैं टोटल इस कोड में कितने ऑपरेशंस हुए, टोटल इस कोड में कितने ऑपरेशंस हुए, एक एक करके जाते हैं। ये वाला जो n इक्वल्स 3 है ये तो हमको मालूम ही है एक बार रन हुआ है, ये वाला भी अपने को मालूम है एक बार रन हुआ है। अब ये कंपैरिजन भाई साहब कितना बार रन हुए इसको देखते हैं। कंपैरिजन भाई साहब देखना यहाँ पे एक बार, अच्छा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा लाल नीला हरा कर लेते हैं यार, हाँ जाते हैं, इसको थोड़ा सा पिंक पिंक कर लेते हैं। चलिए जी, पिंक करके इसको हम लोग हाइड कर देते हैं। हाँ, तो क्या बोल रहे थे हम, हाँ देखना ये एक बार रन हुआ यहाँ पे कंपैरिजन, चलिए फिर दूसरा बार यहाँ पे कंपैरिजन रन हुआ, चलिए फिर तीसरा बार यहाँ पे कंपैरिजन रन हुआ, चलिए फिर चौथा बार यहाँ पे कंपैरिजन रन हुआ। जब फॉल्स हुआ था जो लास्ट कंपैरिजन था उसके बाद तो लूप ही बंद हो गया। तो टोटल कितना बार चेक हुआ, टोटल 1 2 3 4 बार चेक हुआ। अब समझना, जब n का वैल्यू 3 था तो टोटल 4 बार कंपैरिजन हुआ। अगर इसको जनरलाइज करें, जब n का वैल्यू n होगा मतलब सम n वैल्यू होगा, तो तब कितना कंपैरिजन होगा, हमेशा n प्लस 1 कंपैरिजन। तो ये तो +1 कर दिया अपन ने, इसको भी +1 कर दिया, ये वाला n+1 टाइम्स रन होगा। अब जनरलाइज कर रहे हैं, ठीक है, हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे n का वैल्यू 3 देने की जगह यूजर कुछ भी दे सकते हैं, 1 लाख 10 लाख, तो अगर 1 लाख दिया तो 1 लाख 1, 10 लाख दे तो 10 लाख 1, अगर 3 दे तो 4, ऐसे, ठीक है। तो इसको जनरलाइज कर रहे हैं n+1। अब i प्लस प्लस कितना बार रन होगा देखना, i प्लस प्लस एक बार यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पे इंक्रीमेंट। तो जब n का वैल्यू 3 था, इंक्रीमेंट भी 1 2 3 बार हुआ, इंक्रीमेंट भी 3 बार हुआ। तो क्योंकि इंक्रीमेंट 3 बार हुआ तो जब n होगा तो n टाइम्स इंक्रीमेंट होगा। सेम प्रिंट एफ, ये जो अंदर वाला स्टेटमेंट है ये कितना बार हुआ देखना, एक सेकेंड। अच्छा तो अपन कहाँ पे थे, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन आ गया। तो अंदर वाला स्टेटमेंट, ये अंदर वाला स्टेटमेंट कितना बार रन हुआ, प्रिंट कितना बार रन हुआ देखना। प्रिंट एक बार यहाँ पे रन हुआ, एक बार यहाँ पे प्रिंट हुआ और एक बार यहाँ पे प्रिंट हुआ। तो अगेन जब n का वैल्यू 3 था तो प्रिंट कितना बार हुआ अपने पास, 3 बार प्रिंट हुआ। तो जब n का वैल्यू जनरलाइज करे, जब n होगा n टाइम्स होगा, तो अंदर वाला भी कितना टाइम्स रन करेगा, अंदर वाला भी n टाइम्स रन करेगा। तो अच्छा अब सबको करते हैं जोड़ तोड़, सबको करते हैं क्या, जोड़ तोड़। एक सेकेंड, जा मेरा फेवरेट पेन का कलर गायब हो गया, इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। कौन सा था, ये वाला था शायद, हाँ ये वाला। ठीक है, तो अब करते हैं जोड़ तोड़। तो देखते हैं टोटल ऑपरेशंस कितने आ रहे हैं हमारे पास, टोटल ऑपरेशंस कितनी आ रही है। देखो ये जो n इक्वल्स 3 था ये अपने पास 1, प्लस ये जो i इक्वल्स 1 था ये हमारे पास 1, प्लस ये वाला कितना हुआ कंपैरिजन n+1। चलो उसके बाद i प्लस प्लस n, फिर उसके बाद प्रिंट एफ कितना था n। तो टोटल कितना हो रहा है 1 2 3, अच्छा 3 + 3n, तो 3 + 3n ऑपरेशंस, टोटल इतने सारे ऑपरेशंस हो रहे हैं इस कोड में। n क्या है वहाँ पे, n इज द इनपुट साइज, यानी जो यूजर इनपुट देगा। अगर 10 लाख देता है तो n का वैल्यू 10 लाख होगा, 1000 देता है तो 1000 होगा। हम लोगों के केस में 3 था तो n का वैल्यू क्या होगा 3। तो हमारे केस में ऑपरेशंस क्या होगा, अगर हम लोग देखें 3 + 3 × n का वैल्यू क्या है 3, तो 3 3 से 9 10 11 12, तो हमारे केस में टोटल 12 ऑपरेशंस हो रही होंगी। तो ये हुआ हमारा ऑपरेशंस का कहानी। लेकिन सर ऑपरेशंस गिन के हम लोग करना क्या चाहते हैं, हम लोग ये करना चाहते हैं कि फॉर इंस्टेंस आपका कोड का ऑपरेशंस आ रहा है 3 + 3n और आपके दोस्त का कोड का ऑपरेशंस आ रहा है n² + 2, n² + 2। इसमें आप कुछ भी बैठा दो, 100 बैठा दो, 100, तो 100 बैठाएंगे तो 303 हो जाएगा, ये 303, और ये हो जाएगा आपका हो रहा है, पहले तो ये हो जाएगा आपका 10,000, तो 10,002 होगा मोस्ट लाइकली, हाँ 10,002।
तो इसका कितना हो रहा है, आपका दोस्त का कितना हो रहा है 10,002 और आपका कितना हो रहा है 3। तो आपका दोस्त का नंबर ऑफ ऑपरेशंस इज वे 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 मोर देन आपका नंबर ऑफ ऑपरेशंस। तो हम लोग कह सकते हैं कि आपका दोस्त का क्योंकि नंबर ऑफ ऑपरेशन ज़्यादा है तो उसका कोड एग्जीक्यूट होने में या फिर उसका कोड रन होने में ज़्यादा टाइम लेगा कंपेयर टू योर्स। तो वही यहाँ पे हम लोग बोलना चाह रहे हैं कि एग्जीक्यूशन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑपरेशंस मोर एग्जीक्यूशन टाइम, लेस ऑपरेशंस लेस एग्जीक्यूशन टाइम। अब आप सर बोलोगे ये एन स्क्वायर कहाँ से इजाद किए सर? आएंगे एग्जाम्पल्स पे भी, कैसे एन स्क्वायर आता है, लॉग एन भी आता है, एन क्यूब भी आता है, एन फैक्टोरियल भी आता है, एन लॉग एन भी आता है। तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा कोड में एन स्क्वायर आता है, कौन सा स्क्वायर कोड में एन लॉग एन आता है, लॉग एन आता है, तो वो सब देखेंगे कि लेकिन मेन मुद्दा ये है, इसलिए हम लोग एग्जीक्यूशन टाइम की जगह ये मेथड यूज़ करते हैं। ये तो लास्ट क्लास में भी कवर किया था, लेकिन एक क्विक रिकैप कर दिए। अब इस क्लास के कहानी पे बढ़ते हैं। इस क्लास के कहानी में हमारा एग्जाम्पल्स ही है ज़्यादातर। अच्छा अच्छा, एक चीज़, अब आप बोलोगे सर क्या हर बार इतना मेहनत से ड्राई रन करके नंबर ऑफ ऑपरेशंस कोड का निकाल के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे? नहीं जी, इसका एक शॉर्टकट है। मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। ये क्वेश्चन करते हैं, पहले ये वाला करते हैं। ये जो हम लोगों ने अभी जिसको ड्राई रन करके देखा, वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे है, वही सेम क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने के छोटा सा शॉर्टकट टेक्निक है। वो क्या है कि आपको आई की सीरीज लिखनी है। किसकी सीरीज? आई की। तो आई इनिशियली स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? आप देखते हैं 1 से स्टार्ट हो रहा है। और आई बढ़ किससे रहा है? आई प्लस प्लस मतलब आई 1 से बढ़ रहा है। तो पहले अगर 1 होगा तो नेक्स्ट आई का वैल्यू 2, फिर उसके बाद आई का वैल्यू 3, उसके बाद आई का वैल्यू 4, उसके बाद आई का वैल्यू 5। ऐसे करते 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 कहाँ तक जाएगा? देखना, लेस देन इक्वल्स टू एन है, तो आई कहाँ तक जाएगा? एन तक जाएगा। और ये आपको सीरीज कुछ पहचानी पहचानी सी लग रही होगी। अगर आपने 11-12 में एपी सीरीज पढ़ा होगा तो ये एपी सीरीज, तो ये हम लोग एपी सीरीज से निकाल सकते हैं। अगर आपको एपी सीरीज मालूम भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दे दे रहा हूँ कि अगर लूप कितनी बार चलेगा हमें डायरेक्ट निकालना हो और ऐसे आई प्लस प्लस हो, या फिर ये वाला जो चीज़ है, ये वाला जो फंडामेंटल है, फंडा है या फिर फॉर्मूला है या फिर शॉर्टकट है, कहाँ कहाँ काम लगता है? जहाँ पे आई प्लस प्लस हो रहा है, यानी आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, या तो आई प्लस 2 या आई प्लस 3 या फिर आई प्लस समथिंग हो रहा है, वहाँ पे ये फॉर्मूला काम करता है। और दूसरी जगह कहाँ पे काम करता है? जहाँ पे आई इक्वल्स टू आई माइनस 1, आई माइनस 2, आई माइनस 3 डॉट 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 डॉट, ऐसे सब्ट्रैक्शन, एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन पे ये वाला फॉर्मूला आपका काम करता है। तो फॉर्मूला क्या है? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। सिंपल एपी का ही फॉर्मूला है। तो वो क्या है कि लास्ट टर्म हमारे पास क्या है? देखना, एन। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है? 1। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस। जैसे आप 2 माइनस 1 कर लो, 1 होता है, या फिर 3 माइनस 2 कर लो, 1 होता है, 4 माइनस 3 कर लो, 1 होता है, 5 माइनस 4 कर लो, 1 होता है। तो सब में 1 ही होता है, और ये सेम होना भी चाहिए, तब ये फॉर्मूला काम करेगा, क्योंकि एपी का कंडीशन ही यही है कि सबका डिफरेंस कॉमन होना चाहिए। तो 1 देंगे प्लस, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? 1 ने 1 को मार दिया तो n आ गया। तो लूप कितनी टाइम्स चलेगा? n टाइम्स चलेगा। अच्छा, तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं कि ये वाला स्टेटमेंट n टाइम्स चलेगा। और एक चीज़ याद रखना, अगर यहाँ पे अभी प्रिंटफ है, कल को जाके और कुछ भी होता है, जैसे यहाँ पे 5 स्टेटमेंट्स होती हैं। यहाँ पे प्रिंट है, फिर ए प्लस बी, ए सी डैड और डू डुआ कुछ भी हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं? अगर 5 स्टेटमेंट्स होता तो हम लोग क्या लिखते? 5n लिखते, क्योंकि 5 जो स्टेटमेंट्स है वो n टाइम्स रन करेंगे, क्योंकि लूप n टाइम्स रन हो रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास 1 स्टेटमेंट है तो हम लोग 1 इंटू एन, जो कि n होता है, तो डायरेक्टली हम लोग n लिख सकते हैं। उसके बाद आप देखते हैं ये आई प्लस प्लस भी कितने टाइम्स चलेगा? n टाइम्स चलेगा। अब एक चीज़ जहन में बैठा लो, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये हमेशा लूप जितनी बार चलता है, ये क्या निकाले हम लोग? लूप कितनी बार चलेगा। ये कंपैरिजन स्टेटमेंट लूप जितनी बार चलता है उससे एक ज़्यादा चलता है। क्यों? आपको मालूम है, क्योंकि अगर एक ज़्यादा नहीं चलेगा भाई तो फॉल्स ही नहीं होगा। अगर फॉल्स नहीं होगा तो लूप रुकेगा कैसे? क्योंकि लास्ट वाला हमेशा फॉल्स होता है। लास्ट वाला एक एक्स्ट्रा कंपैरिजन होता है जो हमेशा फॉल्स होता है, तब जाके लूप रुकता है। तो अगर लूप n टाइम्स चल रहा है तो ये हमेशा n प्लस 1 टाइम्स चलेगा, बाकी ये 1 टाइम्स, ये 1 टाइम्स, और फिर सबको जोड़ो तो पिछले जो हमारे पास जो आंसर आया था वही आंसर हमारे पास आएगा। तो तुम पूछोगे सर एक एग्जाम्पल इसके साथ भी बता दीजिए कि जब हमारे पास i इक्वल्स टू आई प्लस 2 होगा तो तब सीरीज क्या बन जाएगी? ध्यान से देखना, तब सीरीज हमारे पास क्या बन जाएगी? सीरीज क्या बन जाएगी हमारे पास? हमारे पास सीरीज बन जाएगी 1 के बाद हमारे पास आ जाएगी 3, 5, 7 डॉट 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 n। तो अगेन लास्ट टर्म हमारे पास है n,
फर्स्ट टर्म हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस इस बार देखना 2 है, देखो सबका 2 है, सबका 2 है, तो नीचे डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 जो कि हमारे पास आ जाता है मोस्ट लाइकली, मेरे कैलकुलेशन को जज मत करना प्लीज, n-1/, ठीक है। तो ये वाला अब अंदर वाला कितनी बार रन होगा, n-1/2, ये वाला कितनी बार रन होगा, अच्छा n+1 होगा, ठीक है, n+1/2, ये भी n+1/2, और ये वाला कंपैरिजन कितनी बार होगा, n+1/2 + 1, एक ज्यादा। अच्छा, अभी हम लोग इतना, अभी भी लग रहा होगा आपको कि अभी भी सर बहुत ज़्यादा मेहनत करें, लेकिन धीरे धीरे देखना ये मेहनत बहुत घट जाएगा जब हम लोग बिग ओ पढ़ लेंगे। अभी बिग ओ से पहले मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है। बिग ओ पढ़ने के बाद ये सारी चीज़ें बहुत आसान होने वाली है, तो घबराना नहीं है अभी अपन को। फिर हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, जहाँ पे इनटू, देखो यहाँ से तो हम लोगों ने प्लस माइनस को कवर कर लिया कि लूप के अंदर अगर i++ हो, i+2 हो, अच्छा माइनस हो तो क्या करना, एक बार देख लो, माइनस अगर माइनस हो तो क्या करना, माइनस हो गए तो माइनस हो जाएगा तो क्या करना है अपने अपने को, देख लो देख लो देख लो देख लो, अगर माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, i माइनस माइनस, और इंस्टेड लूप अगर n से चालू हो जाए और यहाँ पे जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो उल्टा हो जाता है पूरा। इस बार क्या होगा, लूप n से चालू होगा और माइनस माइनस होते हुए जाएगा, मतलब पहले n होगा, फिर n-1 होगा, फिर n-2 होगा, ऐसे घटते 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 1 तक जाएगा। तो अगर एक तरीके से आप देखो तो हमारा जो i++ वाला सीरीज था, i++ वाला सीरीज क्या था, ये इसी को i माइनस माइनस में उल्टा तरीके से हम लोग लिख रहे हैं, इसी को i माइनस माइनस में उल्टा उल्टा साइड से हम लोग लिख रहे हैं, तो दोनों का आंसर सेम होगा। तो i माइनस माइनस में या फिर i-2 पे, अगर यहाँ पे i-2 भी होता तो क्या होता है, n, फिर n-2, फिर n-4 हो जाता, ऐसे करते 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 लास्ट में 1 आता। तो ये क्या होता है, ये जो ऑड वाली हमारी सीरीज थी इसका उल्टा हो जाता, उल्टा साइड से लिखा हो जाता, दोनों का आंसर सेम ही आता, ठीक है। दोनों का आप अगेन इसमें अभी फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करके आप निकालोगे, आंसर आपका सेम ही आने वाला है। तो प्लस और माइनस में ये कहानी होती है। इनटू में क्या कहानी होगी, इनटू में थोड़ा लॉग वॉग का चक्कर आ जाता है। कैसे, अगेन सीरीज लिखना, ड्राई रन करके भी आप कर सकते हो, हम लोग सीरीज लिख के करेंगे। तो स्टार्ट होगा 1 से, और हर टाइम i इंटू इक्वल्स टू 2, यानी i इक्वल्स टू i इंटू 2, मतलब जो पुराना i का वैल्यू है उसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 है तो 1 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 4, 4 के बाद आएगा 8, ऐसे करते करते कंप्यूटर हैंग कर गया क्या, नहीं चल रहा है सही से। 8, 8 के बाद ये कुछ फ्लक्चुएट क्यों करता है यार, हाँ तो 8, ठीक है, इसके बाद ऐसे चलता रहेगा। अभी एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे n का वैल्यू 8 है, ठीक, पकड़ लेते हैं 8 है, फिर हम लोग जनरलाइज कर लेंगे जब n तक, ऐसे n तक चलेगा तो क्या होगा, 8 तक पकड़ते हैं। तो आप ध्यान से देखना, यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है 2-1 1 होता है, तो 2-4 होगा 2, 4-8 होगा 4, तो हर बार कॉमन कॉमन क्या हुआ, डिफरेंस, डिफरेंस तो कॉमन ही नहीं है, लेकिन हर बार डिफरेंस अलग अलग है। पहली बार 1 है, 2 है, 4, तो पिछले वाला एपी का फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते। तो यहाँ पे कैसे करेंगे देखना, जब 1 है, 1 का मतलब क्या होता है, 2⁻0, 2 का मतलब 2⁻1, 4 का मतलब 2⁻2, 8 का मतलब 2⁻3। तो जब फर्स्ट टर्म था तो पावर में 0 था, जब सेकेंड टर्म था तो पावर में 1 था, जो थर्ड टर्म है उसके पावर में 2 है, जो फोर्थ टर्म है उसके पावर में 3 है, जो फोर्थ टर्म है उसके पावर में 3 है। तो अगर इसको जनरलाइज करें, जब ये बढ़ते 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 एन तक चले जाएगा, और ये भी बढ़ते 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 2⁻x तक चला जाएगा, तब ये वाला कितनायत टर्म होगा, ये n, या फिर ये वाला कितनायत टर्म होगा, x प्लस nth। और इस सीरीज में जितनी टर्म्स रहेगी लूप भी उतनी बार चलेगी। ऐसे अगर 4 टर्म्स है तो 4 टाइम्स चलेगी, तो यहाँ पे x+1 टर्म्स है तो लूप कितनी बार चलेगा, लूप कितनी बार चलेगा, x+1 टाइम्स लूप चलेगा। अब अपने को यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, तो सिंपल सा फंडा है, देखो 2⁻0 1 होता है, 2⁻1 2 होता है, 2⁻2 4 होता है, 2⁻3 8 होता है, ठीक उसी तरीके से 2⁻x n होता है, ठीक है। अब बोथ साइड लॉग बेस 2 के साथ, लॉग बेस 2 के साथ बोथ साइड, मतलब बोथ साइड लॉग ले लो विद बेस 2। अब लॉग के माथे में कुछ भी चढ़ा होता है वो उसके पीछे आ जाता है, तो पीछे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x log 2/2 और log 2/n। और जब भी लॉग का बेस और ऊपर वाला सेम सेम हो जाता है तो ये अपना 1 हो जाता है। तो क्या बन जाएगा, x इंटू 1 तो x होता है, x इक्वल्स टू log 2/n। तो x का वैल्यू आया log 2/n। तो यहाँ पे अगर x का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दे अपन, तो ये क्या आ जाएगा, log 2/n प्लस 1 टाइम्स, लूप चलेगा log 2/n प्लस 1 टाइम्स। तो अभी अपने को आगे का ड्रिल मालूम है, ये एक बार चलता है लूप के अंदर। अच्छा, ये सी आउट आई मतलब प्रिंटफ जो है वही सेम सेम है, लेकिन हमको उससे क्या फर्क पड़ता है, अपन तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल रहे हैं, अंदर एक अगर काम हो रहा है तो वो
क्या होगा 1 इंटू लूप जितनी टाइम्स चल रहा है, क्या कितनी टाइम्स चल रहा है इस केस में लॉग 2n प्लस 1 टाइम्स चलेगा। अगर 3 काम होता है, कुछ भी काम हो, प्रिंट करे, कूदे, जो भी करे, उससे हमको क्या फर्क पड़ता है, वो हम लोग उतना टाइम्स इंटू लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो रहा है तो 1 इंटू लॉग 2n प्लस 1। अच्छा, ये वाला भी हमको अपन को मालूम है कि जितनी बार लूप चलता है उतनी टाइम्स ये भी रन होता है। और ये वाला जो है ये अपन को मालूम है क्या होता है, जितनी बार लूप चलता है से एक बार ज़्यादा रन होता है, एक बार ज़्यादा रन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाता है, ये n प्लस क्या होगा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अपन सबको जोड़ेंगे तो 1 प्लस लॉग 2 बेस n प्लस 2 प्लस लॉग 2 बेस n प्लस 1 प्लस लॉग 2 बेस n प्लस 1। तो देखना 1 2 3 लॉग है तो 3 लॉग 2 बेस n और 2 1 3 4 तो प्लस 4। ये वो हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन। जैसे प्लस और माइनस में सेम सेम होता है, ठीक उसी तरीके से मल्टीप्लाई और डिवाइड में सेम सेम होता है। तो इसका भी सीरीज देखो सेम आएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर इंटू 2 के जगह इंटू 5 होता तो बस यहाँ पे बेस में 5 हो जाता। अगर इंटू 6 होता तो यहाँ पे बेस पे 6 हो जाता। अब ये वाला डिवीजन वाला देखना, फॉर इंस्टेंस पकड़ लो हम लोग 8 से 8 लिखते हैं। ठीक है, 8 लिखते हैं और हर बार क्या करें 2 से डिवाइड। तो पहली 8 होगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा समझना, 8 के बाद हो जाएगा 4, 4 के बाद हो जाएगा 2, 2 के बाद हो जाएगा 1। तो ये जो सीरीज था जो हम लोग लेफ्ट टू राइट लिख रहे थे, यहाँ पे क्या हो गया, वो उल्टा हो गया। बस पहले 1 2 4 8 आ रहा था, अभी 8 2 4 1 आ गया। तो दोनों का फॉर्मूला सेम आएगा, आप खाली इसको घुमा के लिख लो 1 2 4 8, बस सीरीज तो सेम बन गया। तो इसका भी जो ऑपरेशन आएगा, जो इसका ऑपरेशन आया है सेम सेम आएगा। लॉग 3 लॉग 5n प्लस 4 इसका भी ऑपरेशन आएगा। अब एक चीज देखना, अगर एक लूप ऊपर है और एक लूप नीचे है, मतलब पहले एक लूप काम हो रहा है, फिर उसके बाद दूसरा लूप में कुछ एक काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वाला जो हमारा पिछला जो एग्जाम्पल है, ये वाला, ये जो काउंट ऑपरेशन उसके साथ सेम सेम है। इसका हमारे पास कितना आया था, अगर हम लोग देखें, जब हम लोग ड्राई रन करके निकाले थे 3n प्लस 3 आया था। तो ये ऊपर वाले का भी हमारे पास क्या आएगा 3n प्लस 3। और ये नीचे वाला इंटू 2 वाला है, इंटू 2 वाला कौन सा है, ये लॉग वाला है, तो 3 लॉग 5n प्लस 4। तो 3 लॉग, अच्छा 5 नहीं, यहाँ पे इंटू 2 कर रहे हैं तो 2n प्लस, अपने को क्या करनी है, जैसे 1 2 3 4 5 जैसे 6 7 लूप कर रहे हैं तो सबको जोड़ दो। तो ये प्लस ये जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा 3n प्लस 3 लॉग 2 बेस n प्लस 7। तो इस पूरे कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया ये। अब लूप के अंदर लूप का कहानी समझना है, लूप के अंदर लूप का कहानी, ये की लास्ट कहानी बचा है, इसके बाद हम लोग बीगो में चले जाएंगे। लूप के अंदर लूप हो तो क्या होता है, पहले तो देखो ये अंदर वाला लूप कितनी बार चलेगा। तो ये अंदर वाला लूप सेम हमारा जो ये वाला लूप है, पिछले वाला 3 प्लस 3n वाला लूप है, तो ये वाला 3 प्लस 3n चलेगा। अच्छा, बाहर वाला लूप भी देखना कितनी बार चलेगा। अब बाहर वाला लूप के लिए अगेन आप सीरीज लिखना, 0 1 2 ऐसे करके आप n तक सीरीज लिखना, सीरीज लिख के कैलकुलेट करना, तो देखना क्या आएगा, ये बाहर वाला लूप भी n टाइम्स चलेगा। अब ध्यान से समझना कि ये 0 एक बार चलेगा, ये आपको मालूम है n प्लस 1 टाइम्स चलता है, i प्लस प्लस आपको मालूम है n टाइम्स चलता है, और आपको ये मालूम है ये जो लूप के अंदर, अभी फॉर इंस्टेंस पकड़ लो लूप के अंदर लूप नहीं है, बस लूप के अंदर एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट है। तो आप क्या कर रहे थे 1 इंटू एन कर दे रहे थे, क्योंकि प्रिंट एफ कितना ऑपरेशन था 1 ऑपरेशन इंटू एन। यहाँ पे देखना कितना ऑपरेशन हो रहा है 3 प्लस 3n। तो इसको हम लोग इंटू कर देंगे किसके साथ, जो बाहर वाला लूप जितनी टाइम्स चल रहा है, बाहर वाला लूप n टाइम्स चल रहा है, तो अंदर वाले लूप का ऑपरेशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे बाहर वाले लूप के ऑपरेशंस के साथ। तो टोटल कितना हो जाएगा, बाहर का 1 प्लस n प्लस 1 प्लस n प्लस 3n प्लस 3n स्क्वायर, क्योंकि ये 3n इंटू 3n का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो आप n स्क्वायर वाला भी टर्म आ गया। तो यही हम बोल रहे थे कि n स्क्वायर भी आ सकता है, log n भी आ सकता है। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास 2 प्लस 3 3 4 5 5n प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2, ऐसा कुछ आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास टर्म। अब ध्यान से यहाँ पे समझना एक चीज, बड़े ओ की कहानी। टाइम कितना हो रहा है 28 मिनट्स, ठीक है, थोड़ा ये वाला क्लास थोड़ा लंबा कर देंगे क्योंकि वो कंप्लीट करना है आज। बड़े ओ की कहानी क्या है, एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, बड़े ओ की कहानी आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। आपका दोस्त आपके पास आता है, आपके पास आके बोलता है भाई तेरे बैंक अकाउंट में कितना रुपया है। आप बोलते हो मेरे बैंक अकाउंट में 10,230 रुपया 20 पैसा है। ठीक है, आपका दोस्त बोलता है मेरे बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपया। अब बहुत ध्यान से समझना, आपका दोस्त के बैंक अकाउंट में जितना पैसा है कंपेयर टू आपका पैसा बहुत ज्यादा है।
आपके दोस्त के अकाउंट में जितना पैसा है कंपेयर टू आपका पैसा बहुत ज़्यादा है, तो आप वो तो सोचेगा क्या, मेरे दोस्त के अकाउंट में 10,000 रुपया है और मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए। वो छोटे माइन्यूट डिटेल्स पे फोकस करेगा कि आपके अकाउंट में 10 करोड़ 10,000 आपका 230 रुपया 20 पैसे, इसमें क्या वो फोकस करेंगे? ये जो लास्ट के जो छोटे मोटे कांस्टेंट है नहीं फोकस करेगा। वो बोलेगा उसके अकाउंट में करीबन 10,000 रुपया है, मेरे अकाउंट में करीबन 1 करोड़ रुपया है। तो सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के केस में भी है। जब दो एल्गोरिदम को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका एल्गोरिदम है n+2 और आपके दोस्त का एल्गोरिदम है n² + 5। तो फॉर इंस्टेंस अगर मैं यहाँ पे 1000 की बात करता हूँ, n का वैल्यू हम लोग इनपुट देते हैं 1000, तो ये वाला हो जाएगा 1000, 1002 और ये वाला हो जाएगा आपका अगर हम लोग लिखें तो पहले 30 + 5, तो यहाँ से हटा देते हैं 5, तो ये कितना हो जा रहा है हमारे पास? करीबन 10,05,000। ठीक है, अब देखना ये नंबर के कंपेयर्ड में ये नंबर बहुत 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 बड़ा है। इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग 10,002 विद 10,05,000, अगर हम लोग डायरेक्ट 10,000 विथ 10,00,000 भी कंपेयर करते तो बात एक ही था। वो छोटा सा 2 इसके पीछे जो 1000 के पीछे छोटा सा 2 लगा हुआ है और ये 10,00,000 के पीछे जो छोटा सा 5 लगा हुआ है, क्या वो मैटर करता? जब बिगर पिक्चर की हम लोग बात कर रहे होंगे, जब वैल्यू 10,00,000 20,00,000 10 करोड़ इतना बड़ा बड़ा वैल्यूज होगा, इनका वैल्यू जब बड़ा होगा? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि उसके कंपैरिजन में वो 2 बहुत छोटा है, वो 5 बहुत छोटा है। आप 10,002 को 10,005 के साथ कंपेयर करो या 10,05,000 के साथ कंपेयर करो या 10,000 को 10,00,000 के साथ कंपेयर करो, तो बात एक ही है। तो अपना बिगो वही बोल रहा है कि भाई ये कांस्टेंट को हटाओ, जरूरत नहीं है। ये जब बड़े बड़े नंबर की बात कर रही है, 10,000 के आगे छोटा सा 5 क्या वैल्यू है इसका? इसको हटा दो, कांस्टेंट जो भी है उसको गायब कर दो। कहीं पे भी अगर आगे पीछे कहीं पे भी कांस्टेंट लगा उसको गायब कर दो। यानी अगर हमारे पास एक एल्गोरिदम का ऑपरेशंस n³ + 4 आ रहा है, तो बिग ओ बोल रहे इस 4 को हटा दो, सिर्फ n³ लिखो। क्या करो? सिर्फ n³ लिखो। यहाँ पे भी बोल रहे 2 को हटा दो, ये 2 को हटा दो, ये 4 को हटा दो, n² + n कर दो। ठीक है, n² + n कर दो। पहला चीज बिगो ये बोल रहा है। दूसरा चीज बिगो क्या बोल रहा है अपने को? दूसरा चीज बिगो ये बोल रहा है कि जब तुम कांस्टेंट हटा दिए, अगर एक n का टर्म पड़ा हुआ है तो वेरी वेल एंड फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त है। अगर 2 n का टर्म पड़ा हुआ है या फिर 2 से ज्यादा n का टर्म पड़ा हुआ है तो तुम क्या करो? देखो इन दोनों फंक्शन में से कौन सा फंक्शन बड़ा है, इन दोनों फंक्शन में से कौन सा फंक्शन बड़ा है। जो फंक्शन बड़ा है तुम उसको रखो और जो फंक्शन छोटा है तुम उसको गायब कर दो। अगेन क्यों सर गायब करना है? तो अगेन सेम एग्जांपल लेंगे। इस वाले पे हम लोग n का वैल्यू 1000 बैठाते हैं, तो n² का वैल्यू क्या हो जाएगा? अगेन n² का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 10,00,000 और प्लस क्या हो जाएगा? n का वैल्यू हो जाएगा 1000। अब देखना ये जो पूरा कोड का जो ऑपरेशंस था, ये तो कोई एक कोड होगा जिस कोड का हम लोग वैसे मैनुअली काउंट करके ऑपरेशंस निकाले होंगे। ये उसमें से कांस्टेंट हम लोगों ने हटा दिया क्योंकि हमें मालूम चला कि इतने बड़े बड़े वैल्यूज के सामने वो छोटी छोटी कांस्टेंट्स की कोई वैल्यू तवज्जो नहीं है। फिर हम लोगों को बोला जा रहा है कि भाई तुम जो बड़ा फंक्शन है सिर्फ उसको रखो, छोटा फंक्शन को ड्रॉप कर दो। क्यों ड्रॉप कर दो? क्योंकि देखना आप, जो बड़ा फंक्शन था, जो यहाँ पे बड़ा फंक्शन क्या है n², जो बहुत बड़ा वैल्यू दे रहा है, और जो n है वो छोटा फंक्शन है इसलिए वो छोटा वैल्यू दे रहा है। अब सेम कहानी यहाँ पे भी है कि जो कोड है उसमें मेन टाइम बढ़ाने का कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है? ऑपरेशंस बढ़ाने का कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है? ऑफ कोर्स जो बड़ा फंक्शन है वो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखना n² का मेन कंट्रीब्यूटिंग नंबर ऑफ ऑपरेशंस में मेन n² का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है क्योंकि वो 10,00,000 दे रहा है। उसके कंपेयर में जो छोटा वाला फंक्शन है वो 1000 दे रहा है, वो 1000 दे रहा है। तो बिग ओ इन अ वे क्या कर रहा है? हमें अपर बाउंड दे रहा है। अपर बाउंड यानी जो तुम्हारा एल्गोरिदम में या फिर जो तुम्हारा कोड में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, तुम मुझे सिर्फ उसको रिपोर्ट करो या फिर उसको बताओ। बिगो ये बोलना है। बिगो क्या बोलना चाह रहा है कि तुम जो ऑपरेशंस निकाले उस ऑपरेशन से सारे छोटे वैल्यूज, सारे छोटे फंक्शंस किसको बोलते हैं? जिस मतलब छोटे फंक्शंस और बड़े फंक्शन से मेरा मतलब क्या है? जिसमें आप इनका वैल्यू बड़ा होगा तो बड़ा फंक्शन बड़ा वैल्यू देगा, छोटा फंक्शन के कंपेयर्ड में छोटा वैल्यू देगा। यही है मेरा छोटा और बड़ा कहने का मतलब।
तो वही बोल रहा है कि सारे छोटे फंक्शंस को हटा दो, सारे कांस्टेंट वैल्यूज़ को हटा दो, ये सब की ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ जो बड़ा मेजर कंट्रीब्यूटिंग है, उसको तुम बताओ। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, अब तब से आप लोग सोच रहे होंगे कि सर अब तक हम लोग पढ़ते आए हैं कि बिग O है वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लेकिन आप एक बार भी मुँह से वर्स्ट केस नहीं निकाले। अब तब से बोले यार अपर बाउंड या फिर मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, वर्स्ट केस क्यों नहीं बोल रहे हो? क्योंकि एक्चुअली बिग O आपका एल्गोरिदम का वर्स्ट केस नहीं देता है। वीगो डज़न्ट मीन वो एल्गोरिदम का वर्स्ट केस देते हैं। जिनको थोड़ा-सा आइडिया है उनके लिए ये है, और जिनको आइडिया नहीं है, जो फर्स्ट टाइम सीख रहे हो, तो आप मेरे साथ चलो, कोई दिक्कत नहीं है। कि बिगो क्या देता है? अपर बाउंड देता है, मतलब तुम बता दो कि जो तुम ऑपरेशंस निकाले हो उसमें से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर अब तक किसका है वो बता दो, कहानी खत्म। तो सेम यहाँ अब आप समझोगे कैसे? क्या या ऐसे हर बार 1000 2000 बैठा के देखोगे? कांस्टेंट के लिए तो आप समझ गए भाई, हाँ, डायरेक्ट कांस्टेंट धूम-धाम ड्रॉप कर दो, कहानी खत्म। अब समझोगे कैसे कि अगर मेरे पास ऐसे n स्क्वायर प्लस log n है, इनमें से बड़ा फंक्शन कौन है? क्या आप इधर 1000 बैठा के देखोगे, अच्छा ये ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, तो हम लोग इसको देंगे या फिर इसको देंगे। तो किसको देंगे? कैसे समझेंगे? तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही क्यूट सा ग्राफ है, बहुत ही क्यूट सा ग्राफ है। वो ग्राफ में क्या क्या प्लॉट कर रखे हैं हम लोग, अगेन पेन का कलर चेंज करना पड़ेगा अपने को, इधर थोड़ा-सा रेड-रेड करना पड़ेगा। उस ग्राफ में अपन ने क्या कर रखा है कि जो छोटे फंक्शंस हैं उनको नीचे की तरफ लिखा है। जैसे log n, अच्छा ये 1 क्या है उस पे आते हैं। log n, उससे बड़ा फंक्शन क्या है? n, उससे बड़ा फंक्शन क्या है? n log n, उससे बड़ा फंक्शन क्या है? n स्क्वायर, उससे बड़ा फंक्शन क्या है? n क्यूब, उससे बड़ा फंक्शन क्या है? 2 टू द पावर n, उससे बड़ा फंक्शन है n फैक्टोरियल। ठीक है सर, इस ग्राफ से क्या फायदा मिलेगा? अगर आपको दिया जाता है n क्यूब प्लस 3 log n प्लस 2, तो आपको तो मालूम है, पहले कांस्टेंट को ड्रॉप करो, प्लस 3 n क्यूब प्लस log n। अब आपको देखना है भाई इन दोनों में से बड़ा फंक्शन कौन है? इन दोनों में से ग्राफ की ऊपर की तरफ कौन है? इन दोनों में से ग्राफ की ऊपर की तरफ देखना आप, log n यहाँ पे है और n क्यूब यहाँ पे है, तो बड़ा फंक्शन जो ऊपर की तरफ है वो हमारा बड़ा फंक्शन है। तो n क्यूब हमारा बड़ा है, तो बड़े को रखते हैं, क्योंकि बिग O क्या करता है? मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग टर्म को रखता है, जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, जो अपर बाउंड है उसको रखता है। तो log n को हम लोग ड्रॉप कर देंगे, तो हम लोग लिखेंगे इसको ऐसे O के अंदर n क्यूब, कि भाई ये जो तुम्हारा ऑपरेशन आया था, जो एल्गोरिदम से तुम गिन के ये ऑपरेशन लाए थे, उसका अपर बाउंड या फिर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर सबसे ज्यादा n क्यूब का है, मतलब ये कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ n क्यूब। यानी अगर क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर अब से हम लोग क्या करेंगे, जब आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये आया और आपका दोस्त का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये आया, आप लोग क्या करने वाले हो कि इसको ड्रॉप करके आप लिखोगे O ऑफ n स्क्वायर है मेरे कोड का, मेरे दोस्त का कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और मेरे कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, कांस्टेंट को ड्रॉप किए तो आया n क्यूब प्लस n। इन दोनों में से बड़ा फंक्शन कौन है देखेंगे, n क्यूब ऊपर की तरफ है और n नीचे की तरफ है, तो बड़ा फंक्शन n क्यूब है, तो n को ड्रॉप कर देंगे तो बन जाएगा O ऑफ n क्यूब। तो आप बोल सकते हो कि मेरा कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ n क्यूब, मेरे दोस्त का कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ O ऑफ n स्क्वायर। अब आप पूछोगे सर इन दोनों में से बेटर कौन सा है, तो आप बोलोगे कि सर पहले जैसे 1000 2000 बैठा के चेक करे थे सर, क्या उसी तरीके से चेक करेंगे? नहीं करने का जरूरत है, क्योंकि n क्यूब क्या है? बड़ा फंक्शन है। O ऑफ n क्यूब क्या है? अगेन कंपेयर करने के लिए भी आप सेम ग्राफी का यूज करने वाले हो, क्योंकि देखो आपका जो मेजर कंट्रीब्यूटिंग फंक्शन है, जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो क्या है? n क्यूब। वो क्या है? n क्यूब। और आपके दोस्त का क्या है? n स्क्वायर। आपके दोस्त का क्या है? n स्क्वायर, जो कि ग्राफ में नीचे की तरफ आता है, मतलब ये छोटू फंक्शन है, ये बड़ा फंक्शन है। तो बड़ा फंक्शन क्या है? बड़ा फंक्शन बड़ा ये है, तो अगर ये बड़ा है तो इसको ज्यादा टाइम लगेगा और आपको कम टाइम लगेगा। यानी बड़ा द फंक्शन मोर द टाइम, छोटा द फंक्शन लेस द टाइम। और ग्राफ से अगर बोले, ग्राफ की ऊपर की तरफ जितना उतना खराब, और ग्राफ के नीचे की तरफ जितना उतना अच्छा। मतलब आप अगर कोई कोड लिख रहे हो और उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ log n है तो बहुत अच्छी बात है, O ऑफ n है तो थोड़ी सी अच्छी बात है, O ऑफ n log n है तो और थोड़ी थोड़ी अच्छी बात है, n स्क्वायर है तो और थोड़ी 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 अच्छी बात है। चलो जी, ये वैसे कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है जी? कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, अगर आप कोई एक कोड को काउंट करो, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कोड है a इक्वल्स टू 6 इंट b इक्वल्स टू a प्लस 2, इंट c इक्वल्स टू क्या? a प्लस 2। तो ये एक ऑपरेशन, ये एक ऑपरेशन, इसमें कहीं भी n दिख रहा है, यूजर का इनपुट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो 2 आया। तो इसको कोई भी जब अगर कांस्टेंट आ रहा है 2 10 15 16, तो ये जब हम लोग o के अंदर भेजते हैं,
ओ के अंदर भेजते हैं तो वो क्या उसको क्या एज्यूम करते हैं, ओ ऑफ 1, मतलब ये लिखने का तरीका है। मतलब ओ ऑफ 1 मतलब कांस्टेंट, कोई एक कांस्टेंट ऑपरेशन हो रहा है 20 25 30। ओ ऑफ 1 मतलब एक ऑपरेशन नहीं हो रहा है, ओ ऑफ 1 मतलब कोई भी कांस्टेंट ऑपरेशन 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, 30 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर, लेकिन ये कांस्टेंट है। अगर आपका कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन आ रहा है तो आपको सैल्यूट है भाई, आपने बहुत भयंकर कोड लिखा है कि आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट आ रहा है। तो बिग ओ क्या कर रहा है कि इग्नोर मारो कांस्टेंट को और बड़े फंक्शन को सिलेक्ट करो। बड़े फंक्शन कैसे सिलेक्ट करना, ग्राफ के ऊपर की तरफ जो है वो अपना बड़ा फंक्शन है। आप कुछ एग्जांपल लेते हैं, कांस्टेंट को मारो गोली, क्या आता है, एन स्क्वायर प्लस एन। एन स्क्वायर और एन से बड़ा फंक्शन कौन है देखना है, एन स्क्वायर ग्राफ के ऊपर की तरफ है, एन नीचे की तरफ है, तो बड़ा फंक्शन कौन है जो ऊपर की तरफ है, तो इसका क्या आएगा, बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर। सेम यहाँ से 4 को ड्रॉप करो, एन स्क्वायर को ड्रॉप करो, अरे एन स्क्वायर को मत ड्रॉप करो, 4 को ड्रॉप करो, तो क्या बचेगा, एन स्क्वायर प्लस एन लॉग एन। तो एन स्क्वायर प्लस एन लॉग एन, अगेन कहाँ, एन स्क्वायर प्लस एन लॉग एन, हाँ एन लॉग एन यहाँ पे है, एन स्क्वायर ऊपर है, तो बड़ा फंक्शन कौन है, ऑफ कोर्स एन स्क्वायर है, तो यहाँ से एन स्क्वायर आया। इस तरीके से सारे के सारे दिए हुए हैं, ये 3 आपका होमवर्क है, आपको ये 3 खुद से लगाना है। उसके बाद कंपेयरिंग एल्गोरिदम से ऑलरेडी बता दिए कि अगर आपका एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन लॉग एन आ रहा है, फॉर इंस्टेंस आपके दोस्त का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा है लॉग एन, तो आपको अगेन ग्राफ से चेक करना है कि कौन सा बड़ा है, एन लॉग एन बड़ा है कि लॉग एन बड़ा है। तो आप देख लें एन लॉग एन क्या है, बड़ा है, एन लॉग एन क्या है, बड़ा है, तो क्या होगा, ये वाला बड़ा है, जो बड़ा है वो खराब है, जो बड़ा है वो खराब है, जो छोटा है वो अच्छा है, वो अच्छा है। और खराब और अच्छा से मेरा मतलब ये है कि ये कोड, खराब वाला कोड ज़्यादा टाइम लेगा। और मैंने आपको शॉर्टकट बताया, ग्राफ के ऊपर की तरफ जितना उतना खराब, ग्राफ के नीचे की तरफ जितना उतना जल्दी कोड रन होगा। तो बिग ओ को एक ऐसा ब्लैक बॉक्स की तरह समझ सकते हैं या फिर मैजिक बॉक्स की तरह समझ सकते हैं, जिसमें हम लोग नंबर ऑफ ऑपरेशंस काउंट करके घुसा, आप बोल रहे हैं यार, मतलब काउंट करके अगर डालें इस साइड से तो दूसरी साइड से क्या निकलेगा, जो मेजर कंट्रीब्यूटिंग टर्म है या फिर अपर बाउंड है, इस पे हम लोग मैथमेटिकली क्या मीन होता है, मतलब क्या होता है इसका, मैथ्स के तरह कैसे बिग ओ, ये जो बिग ओ है, फिर ओमेगा थीटा, ये पूरी मैथ्स की टॉपिक है, इसके साथ हमारे डीएसए का कोई रिलेशन नहीं है, मतलब वो अलग तरीके से है। हम लोग कभी कभी कम बोल लेते हैं कि बिगो मतलब बेस्ट केस, ओमेगा मतलब आपका वर्स्ट के क्या बोल रहे हैं, बिगो मतलब वर्स्ट केस, ओमेगा मतलब बेस्ट केस, और थीटा मतलब एवरेज केस। ऐसा नहीं होता है। एल्गोरिदम का बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो हमें बिगो दे रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, आप उस तरीके से समझना है इसको। ठीक है, मैंने अभी तक क्या बताया, बिग ओ का डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताया, अब बस उसी तरीके से समझना कि ये हमें मेजर कंट्रीब्यूटिंग टर्म दे रहा है या फिर अपर बाउंड दे रहा है। अपर बाउंड मतलब जो सबसे बड़ा फंक्शन है वो हमें दे रहा है, जो एन क्यूब था यहाँ पे ये दे। ये अपर बाउंड के एक्चुअल सिग्निफिकेंस क्या होता है, एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे होंगे तब हम लोग इसको सीखेंगे कि इसका मतलब क्या, एक्चुअल मीनिंग क्या, क्या हो रहा है, ग्राफ कैसे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका फॉर्मल डेफिनेशन क्या, कि सी इंटू जी एन कैसे आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये सब फॉर्मली समझेंगे। लेकिन अभी हम लोग इसको नॉर्मली प्रैक्टिकली समझ रहे हैं कि अगर किसी भी एल्गोरिदम का हम लोग उसमें इनपुट दें तो मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हमें बाहर निकाल के दे देगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आज के क्लास में स्पेस, अरे बाप, 40 मिनट्स हो चुका है। अभी अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी करें तो स्टूडेंट्स हमको कैंसिल कर देंगे, ये बोल के कि सर आपने बहुत सारी टॉपिक्स एक ही लेक्चर में कवर कर दिए है और लेक्चर बहुत बड़ा हो चुका है, हमसे देखा नहीं जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।